और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में देश कट्टरपंथ और अराजकता की ओर बढ़ रहा है। इसका एक उदाहरण तब मिला जब अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने समर्थकों को संबोधित करने वाली थीं। पुलिस और सेना की मौजूदगी में अराजक भीड़ ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का घर जला दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 6 महीनों से नफरत की आग में धधकता बांग्लादेश अपनी अस्मिता, विरासत और राष्ट्रीय गौरव की पहचान को भी जमींदोज करने पर आमादा है। चिंता की बात यह है कि राष्ट्रीय धरोहर को मिटाने की इस साजिश में अंतरिम सरकार भी बराबर की शरीक दिखाई दे रही है। बुधवार को रात के अंधेरे में जिस तरह भविष्य के राह में हिंसा का पेट्रोल छिड़का गया, उसमें एक तबके के अतीत के बदले की भावना भी साफ जाहिर होती है। इस उन्मादी भीड़ को खाद पानी मिलने में बांग्लादेश की नई दोस्ती का बड़ा हाथ होने का शक जताया जा रहा है। एक मुल्क के खिलाफ नफरत के जहर ने इन दंगाइयों के हाथों से पत्थर छीनकर बुलडोजर की स्टीयरिंग थमा दी, और जब ये विनाशकारी दानव निकला तो सिर्फ अपने संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर ही नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी की जड़ को भी कुचल डाला। बंगबंधु के ढाका स्थित धन मंडी 32 आवास का नामो निशान ही मिटा डाला। परेशान करने वाली बात यह है कि कट्टरपंथियों का ये तांडव सुरक्षा बलों की मौजूदगी में होता रहा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने निर्वासन के 6 महीने पूरे होने पर अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करने वाली थीं। इसके विरोध में 24 रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट जनता नाम के एक छात्र संगठन ने 9 बजे रात में बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। हिंसक भीड़ 8 बजे ही मुजीबुर रहमान के घर पहुंच गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिर बुलडोजरों का काफिला पहुंचा और राष्ट्रीय संग्रहालय अपने अतीत को समेटे उन्मादियों की कब्रिस्तान में दफन हो गया। राजधानी में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ती देख सेना भी आई, लेकिन मसलहत का हाथ बांधे खड़ी रही। इसके अलावा खुलान में शेख हसीना के रिश्तेदारों के घरों पर भी घृणा का बुलडोजर चला। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के अन्य नेताओं के घर भी इसकी जद में आए। साथ ही अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। शेख हसीना ने कहा कि किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं। मेरे पिता का घर तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या इसी घर में हुई थी। इसके बाद इस घर को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया था। पिछले साल 5 अगस्त को यह संग्रहालय भीड़ तंत्र का शिकार हुआ था। तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई थी। तब से ये घर वीरान पड़ा था। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्मृति एस पटनायक, रिसर्च फेलो हैं IDSA की। डॉक्टर पटनायक, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की पुलिस और सेना के सामने इतना बड़ा बवाल हो गया, बांग्लादेश के इतिहास को जला डाला गया। क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? किस तरह से आप इसका विश्लेषण कर रही हैं? मैं ये बोलूंगी कि ये जो घटना घटी कल रात को, इसको जैसे हसीना भी बोली, मैं भी ये मानती हूँ कि इसको मिटाने से हिस्ट्री मिट नहीं जाएगा, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान का जो कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में, उसको मतलब वो सबको पता है। तो एक बिल्डिंग तोड़ने से उनका जो मेमोरी है, उनका जो लोगों के बीच में एक इमेज है, वो मिटेगा नहीं। जबकि अंतरिम सरकार अपने जैसे बताया कि पुलिस और सेना बाहिनी वो सारे कोई थे, आर्मी भी थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। एक ये रीजन हो सकता है कि एक बड़ा सा मोब गैदर कर गया था तब तक। लेकिन ये भी बोलूंगी कि अगर वो कोशिश करते इसको रोक सकते थे, क्योंकि पहले तो 5 अगस्त को पिछले साल वो एकदम जला दिए थे। अंतरिम सरकार से जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट में आई है कि जबकि वो बोले हैं कि इस बात की दुख है कि इस टाइप का चीज हुआ, लेकिन वो हसीना को दोष दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि उनका जो डिसीजन था कि वो एड्रेस करेंगे अपना पार्टी को, उसी डिसीजन जिसमें वो हसीना ने जो लोग
मरे थे उनका जुलाई अगस्त में, तो उनका अवमानना किया गया है, इसीलिए ये वाला रिएक्शन है। मतलब ये जो हुआ उसको अंतरिम सरकार जो है जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, और अंतरिम वो सरकार उसको जस्टिफाई कर रही है, लेकिन अंतरिम सरकार के हम अगर काम देखें लगातार जिस तरह से वहां पर संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, शेख मुजीबुर रहमान ने जो एक फाउंडेशन रखी थी बांग्लादेश की, उसके विभिन्न जो आयाम हैं उनको बदलने की कोशिश हो रही है, तो अंतरिम सरकार कैसे इसको जस्टिफाई कर सकती है? जो काम कल हुआ है वैसा ही काम अंतरिम सरकार लगातार कर रही है पिछले कुछ महीनों से। जी जी, उनका पिछले अगर 6 महीना हम देखेंगे, क्योंकि कल 5 फरवरी था, एग्जैक्टली 6 महीना हुआ हसीना का रिमूवल के बाद। लेकिन हम अगर उनका देखेंगे कि क्या क्या स्टेप लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन अपना रिपोर्ट दे दी है, उसमें अभी बहस चल रही है। पहले रिफॉर्म करेंगे, कितना रिफॉर्म करेंगे, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियरी रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, बहुत सारा रिफॉर्म कमीशन है। उसमें से कुछ कुछ रिफॉर्म कमीशन का रिपोर्ट आ गया, कुछ कुछ आएगा। लेकिन पिछले 6 महीना में अगर कोई आवाज उठाता है, जो इंटरिम सरकार है वहां पे, उसको सब समय लेबल किया जाता है कि फांसीवाद है, ये आवामी लीग के लोग हैं जो ये सारा कर रहे हैं। तो इस टाइप का मतलब 6 महीना से बहुत कोशिश किया जा रहा है कि आवामी लीग जैसे इलेक्शन में ना आ पाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक भी स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर उनको आना है तो अपोलॉजी मांगना है पूरा देश के सामने, जो जुलाई अगस्त में हुआ। लेकिन आप बांग्लादेश हिस्ट्री अगर देखेंगे, ये मतलब वो जुलाई अगस्त का बात कर रहे हैं, 71 में जितना लोगों को मारा गया था, जिसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल था, वायलेंस तो बांग्लादेश में लगी है। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी अभी तक अपोलॉजी दी है? तो सिंगल आउट करके आवामी लीग को इलेक्शन में नहीं आने दिया जाए, ये कोशिश पूरा पूरी जारी है। इसीलिए कल कारण के कारण इसका क्या हो सकता है? क्या मोहम्मद यूनुस इस फैक्ट को जानते हैं कि आवामी लीग का समर्थन अभी भी बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा है? यही क्या कारण हो सकता है कि वो लगातार आवामी लीग को दबा रहे हैं? आवामी लीग की जो पहचान है या शेख मुजीबुर रहमान की जो पहचान है उसको वो दबा रहे हैं? मैं बोलूंगी कि उनको, क्योंकि जब शेख हसीना पावर में थी तो बहुत सारा लीगल एक्शन इनूस के अगेंस्ट में लिए थे। तो उनका एक मन में क्षोभ है कि मेरे अगेंस्ट में ये सारा किया गया था, वो एक हो सकता है। सेकंड, उन अगर आप इंटरिम रिजिम देखेंगे, उसमें भी स्टूडेंट लीडर्स हैं। तो मुझे उतना मतलब मैं ये बोलूंगी, जैसे लगता है कि पूरा पूरी कंट्रोल इनूस का शायद नहीं है। स्टूडेंट लीडर भी अपना, क्योंकि ये जो रिजिम है, एक आप कभी नहीं देखेंगे एक भाषा में बोल रहे हैं। कोई एक स्टेटमेंट अभी दे रहा है, कोई एक दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल जो एडवाइजर है उनमें से एक पहले बोले थे कि नहीं, आवामी लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो इलेक्शन में क्यों नहीं आएंगे, तो उनको ट्रांसफर किए। तो इस टाइप का मतलब कोशिश है कि आवामी लीग पार्टिसिपेट ना करे। ये सच है कि बांग्लादेश में अभी भी आवामी लीग का सपोर्ट है, इंस्पाइट ऑफ जो कुछ हुआ पिछले मतलब 10 साल बोलूंगी, क्योंकि पहला 5 साल तो उन्होंने 2/3 मेजोरिटी में इलेक्शन लड़ के फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आए थे। 2014 के बाद 24 तक हम 10 साल का बात कर सकते हैं। उसमें जो भी हुआ उसके मतलब जैसे अभी ये प्रयास है कि वो इलेक्शन में ना आ पाए। तो इसीलिए आप देखेंगे दूसरे सारा पॉलिटिकल पार्टी प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल बीएनपी बोल रहे हैं अगर जुडिशियल प्रोसेस में आवामी लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ठीक है, लेकिन बिना जुडिशियल प्रोसेस में आप ये नहीं कर सकते हैं कि आवामी लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगा इलेक्शन। यानी कि कहीं ना कहीं जो आप बोल रही हैं कि यूनुस का पूरा कंट्रोल नहीं है इस अंतरिम शासन पर, और साथ ही साथ ये चीज़ पहले भी ये चीज़ सिद्ध भी हो चुकी है कि मोहम्मद यूनुस का पूरा कंट्रोल नहीं है। जमात के लोग वहाँ पर हैं, कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पर हैं, और ये ताकतें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। और हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान के सेना अधिकारी बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं, बांग्लादेश के सेना अधिकारी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथ की ओर ले जाने की एक कोशिश हो रही है। और आवामी लीग एक ऐसी पार्टी है जो वहाँ पर कट्टरपंथ को नहीं चाहती थी, तो ये भी एक कारण हो सकता है क्या?
देखिए, कट्टरपंथी तो सब समय बांग्लादेश में एक सेक्शन पॉपुलेशन सब समय थे। आप अगर देखेंगे वुमेन फुटबॉल टीम को सब जगह पे रोका जा रहा है कि वो खेल नहीं पाएंगे बांग्लादेश में। ये कल थर्ड इंसिडेंट उसमें हुआ। हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में जो दूरी थी आवामी लीग टाइम में, उसको भी ब्रीच करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ठीक है, वो हसीना के टाइम में जो था कंप्लीटली अबनॉर्मल रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता नहीं था उनका पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो थोड़ा बहुत था ऐसे हाई कमीशन तो दोनों जगह पे थे। बांग्लादेश का हाई कमीशन पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान का हाई कमीशन भी बांग्लादेश में थे। लेकिन अभी ये कोशिश किया जा रहा है कि शायद इंडिया को दिखाने के लिए कि हम अभी पाकिस्तान का करीब है। उसमें दो चीज जो है वो हम लोग के लिए, इंडिया के लिए कंसर्न है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी वीसा लेके आएगा, उनका कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस का जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तानी आ रहे हैं बांग्लादेश में, वो आएंगे जैसे कोई दूसरे, लेकिन आप उनका बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस पे उनको आने दे रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो कौन आ रहा है वो हमें पता नहीं। जैसे ट्रेड हो रहा है कराची से जो कंटेनर आ रहा है, उसका कोई जांच नहीं कि कंटेनर के अंदर क्या आ रहा है। तो ये जो कट्टरपंथ, देखिए बांग्लादेश का कट्टरपंथी का पाकिस्तान कट्टरपंथियों के साथ सब समय रिश्ता रही है। तो मतलब अभी जैसे सरकार का निगरानी नहीं है, मतलब ये सरकार एनकरेज भी कर रहा है दोनों देश के डॉक्टर बीच में। पटनायक, एक कारण क्या ये भी हो सकता है कि जिस तरह की वहां पर घटनाएं हो रही हैं लगातार, कहीं ना कहीं जो मोहम्मद यूनुस की वहाँ पर अंतरिम सरकार है, उसको अभी वक्त भी हो गया है और बांग्लादेश की कई सारी समस्याएं हैं, उनको दूर करने में वो नाकाम रही है और लोगों के अंदर गुस्सा भी भड़क रहा है। तो लोगों के गुस्से को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए या इन जो एक्चुअल हालात हैं उसको छुपाने के लिए इस तरह के जो काम वहाँ पर करवाए जा रहे हैं ताकि भावनाएं भड़काई जा सकें, क्या एक बड़ा कारण हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी कुछ भी रूल आउट करना मुश्किल है। क्योंकि क्यों सडनली अगर शेख हसीना एड्रेस कर रहे हैं अपना सपोर्टर को, तो उसको लेके 32 धानमंडी के ऊपर अटैक करना और उसको अटैक को रोकने के लिए कोई भी कोशिश नहीं है। सोशल मीडिया में पता है, सबको पता है, लेकिन कोई भी कोशिश नहीं किए कि उस अटैक को रोका जाए। रोका जा सकता था, ऐसे भी पहले डैमेज हो चुका था म्यूजियम को। तो वो एक चीज है। तो ऑब्वियसली प्राइस राइस है, रमजान भी आ रहा है, लोग भी परेशान है, जो जितना सामान का दर दाम बहुत बढ़ गया है। तो ये चीज है, लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली कंट्रोल में नहीं है। आप चारों जगह देखिए, कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, कहीं पे जैसे बताया कि वुमेन फुटबॉल टीम के ऊपर अटैक करके उनको हम खेलने नहीं और देंगे। शायद यही कारण है कि जिस तरह के वहां पर प्रॉब्लम हालात बने हुए हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लगातार वहां पर जो कर्मचारी हैं, छात्र हैं, वो सड़कों पर हैं, वो हड़तालें वहां पर कर रहे हैं। तो इन एक्चुअल हालात से कहीं ना कहीं वहाँ की आवाम का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को जन्म दिया जा रहा है। कभी हिंदुओं के मंदिरों पे हमला किया जाता है, कभी शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी जाती है और शायद यही एक बड़ा कारण वहाँ पर हो सकता है। डॉक्टर पटनायक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना